मिष्टी ने खुद को अनिरुद्ध के हवाले कर दिया था। आज अनिरुद्ध बेहद खुश था। वो मिष्टी को बाहों में भरकर सो गया। सुबह अनिरुद्ध की आंख खुली और उसने अपने साइड में मुस्कुराते हुए नज़र घुमाई और उसकी मुस्कान गायब हो गई। मिष्टी वहाँ नहीं थी। अनिरुद्ध एक झटके से उठकर बाहर भागा। उसने किचन, बाथरूम, लिविंग रूम, बालकनी सब जगह देख लिया, पर मिष्टी कहीं नहीं थी। एक हवा का झोंका आया और टेबल पर रखा पेपर फड़फड़ाया। अनिरुद्ध की आंखें छोटी हो गईं। उसने देखा पेपर के ऊपर मिष्टी के कार की चाबी और एक बैंक कार्ड रखा है। अनिरुद्ध ने पेपर उठाया। उस पर लिखा था, ये मेरी कार की चाबी है, साथ में मेरा क्रेडिट कार्ड भी। उसमें मेरी अब तक की सारी कमाई है, 20 लाख। पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है। तुमने मेरी ना जाने कितनी बार मदद की, जान बचाई। उसकी कीमत तो मैं कभी अदा नहीं कर पाऊंगी, पर मैंने तुम्हें अपना फर्स्ट टाइम दिया है। बी आर इवन मिस्टर अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की आंखें ज्वालामुखी की तरह धधकने लगीं। उसकी नसें उभर आईं। अनिरुद्ध ने पेपर फाड़कर टुकड़े कर हवा में उड़ा दिए और जोरदार किक टेबल पर मारी, जिससे टेबल ने प्राण त्याग दिए। इवन माई फुट। अनिरुद्ध दहाड़ता हुआ अपने कमरे में गया। वो गुस्से में पागल हो गया था। यश, जो जिम में वर्कआउट कर रहा था, उसका फ़ोन बजा। उसने देखा फ़ोन अनिरुद्ध का था। रात एंजॉय किया या नहीं? यश मजाकिया अंदाज में बोला। ढूंढो उसे, अभी के अभी ढूंढो, अनिरुद्ध चिल्लाया। यश इतना डर गया कि उसके हाथ से डंबल छूटकर उसके पैर पर गिर पड़ा। आउश! इतने गुस्से में अनिरुद्ध पहली बार था। यह नहीं था कि अनिरुद्ध को कभी गुस्सा नहीं आता था। यश अनिरुद्ध को 20 सालों से जानता था, लेकिन आज तक अनिरुद्ध ने बुरे से बुरे वक्त में अपना आपा नहीं खोया था। वो हमेशा शांति से सब कुछ संभाल लेता था। आज ऐसा क्या हुआ कि इस शांत समुद्र में सुनामी आ गई? किसे ढूंढना है? मिष्टी, सूरज ढलने से पहले मुझे वो अपने सामने चाहिए। और अगर वो नहीं मिली? यश ने डरते हुए पूछा। एक पल को खामोशी छा गई। उसके बाद अनिरुद्ध की सर्द आवाज आई, तो मेरी लाश उठा लेना। यश ने अपने बंद हो चुके फ़ोन को देखा और बाहर भागा। इधर मिष्टी इंपीरियल कॉम्प्लेक्स में कैफ़े में काफ़ी इंजॉय कर रही थी। यह कैफ़े बहुत ऊंचाई पर था, जहाँ से नीचे की भागती दौड़ती जिंदगी साफ दिख रही थी। मिष्टी के सामने प्रेगनेंसी पिल्स रखी थी। मिष्टी ने पिल्स उठाई, तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुला और लगभग पूरी फौज अंदर आ गई। मिष्टी सबको पहचानती थी। यह सभी अनिरुद्ध की टीम में थे। दरअसल अनिरुद्ध के साथ ही वो सभी रिटायर हो चुके थे। सबसे आगे यश था। वो काउंटर पर जाकर पूछताछ कर रहा था। मिष्टी की सिट्टी पिट्टी गुम। वो तुरंत बाथरूम में घुस गई। उसने अपने बैग से स्कार्फ निकालकर अच्छे से अपना चेहरा ढक लिया। अब उसकी नीली आंखें ही नजर आ रही थीं। मिष्टी उन्हें कवर करने के लिए गॉगल्स पहन लिए। मिष्टी ने बाहर झांक कर देखा। यश की टीम नहीं दिखी। मिष्टी ने चैन की सांस ली और कैफे से बाहर निकल गई। किसे पता था बाहर निकलते ही सामने यश पूरी फौज के साथ खड़ा होगा। यश ने टेढ़ी मुस्कान दी। तुम हमसे नहीं भाग पाओगी। अच्छा होगा शांति से हमारे साथ चलो। अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है। गुस्से में? मिष्टी मन ही मन बुदबुदाई। गुस्सा कैसे नहीं होगा? जरूर अनिरुद्ध की ईगो हर्ट हुई होगी, इसलिए अब वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे पकड़ना चाहता है। मिष्टी ने तिरछी निगाहों से खुलती हुई लिफ्ट देखी। इतनी आसानी से मैं भी तुम्हारी पकड़ में नहीं आऊंगी। मिष्टी लिफ्ट की तरफ दौड़ गई। यश को उसकी कतई उम्मीद नहीं थी। वो सभी मिष्टी के पीछे भागे, पर मिष्टी के लेफ्ट में घुसते ही लिफ्ट बंद हो गई। लिफ्ट के अंदर एक छोटी बच्ची बार बार मिष्टी को देखती। आखिरकार उसने मिष्टी की ड्रेस खींची। आप मिष्टी हो ना, एक्ट्रेस? नहीं, मिष्टी ने मना कर दिया। हाँ, ये वही हैं, इनके कान के पीछे तिल है, एक और लड़की एक्साइटेड होकर बोली। मिष्टी स्पीचलेस थी। उसके बाद सब उससे ऑटोग्राफ लेने लगे। मिष्टी ने सबको जल्दी जल्दी ऑटोग्राफ दिया और ग्राउंड फ्लोर पर आते ही वो लिफ्ट से निकल गई। वो भागकर पास ही के लोकल ट्रेन में सवार हो गई। वो ट्रेन फिलहाल एक अम्यूजमेंट पार्क में जा रही थी। मिष्टी ये देश छोड़कर अभी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं था। जब तक उसे इसी शहर में अनिरुद्ध से छिपना होगा। एक एक करके सभी यात्री उतर गए, पर मिष्टी वहीं बैठी रही। कुछ देर में वहाँ एक लेडी ऑफिसर आई। मैडम, ये आखिरी स्टॉप है। मिष्टी ने हाँ कहा और अपना बैग उठाकर ट्रेन से उतर गई। वो 3 स्टेशन पार कर चुकी थी। मिष्टी को यकीन था अब कुछ समय के लिए वो सुरक्षित है, पर जैसे वो स्टेशन से बाहर निकली, उसकी यह उम्मीद चकनाचूर हो गई। यहाँ एक तिराहा था और तीनों रास्तों पर अनिरुद्ध के आदमी तैनात थे। मिष्टी समझ गई अब वो फंस चुकी है।
देखो मिष्टी, अनिरुद्ध तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों के बीच जो भी समस्या है उसे बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। पर यह बात तुम गांठ बांध लो कि अनिरुद्ध से तुम दूर नहीं भाग सकती। वो तुम्हें पाताल से भी खोज निकालेगा। यश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। तुम ठीक कह रहे हो। मिष्टी सिर झुकाकर उनके पास आई और उसे धक्का देकर रोड की तरफ भाग गई। यश ने नामे से हिलाया और नंबर मिलाया। एग्जिट वन फास्ट रोजर। मिष्टी जैसे ही रोड पर आई उसे रमा की कार दिखी। रमा ने उसे देखकर कार रोक ली। मिष्टी तुम यहाँ? मिष्टी तुरंत कार में बैठ गई और हाँफते हुए बोली, जल्दी कार स्टार्ट करो, मेरे पीछे कोई है। रमा ने गाड़ी बढ़ा दी। फिर अनिरुद्ध से लड़ाई हुई? मिष्टी चुप रही। अनिरुद्ध तुम्हें पागलों की तरह चाहता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रही हो? आखिर अनिरुद्ध से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं उसे है। वो मुझसे प्यार नहीं करता। मिष्टी गुस्से में बोली। रमा ने हार मान ली और गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी। मिष्टी बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद उसे कुछ खटका। रमा, ये हम शहर के अंदर क्यों जा रहे हैं? रमा मुस्कुराई। आधे घंटे बाद फाइनली तुम्हें समझ आया। मिष्टी का माथा ठनक गया। आप उस समय वहाँ क्यों थी? मुझे किसी को पिक करना था। कर लिया। तुम हो ना मेरी कार में, मतलब आप भी अनिरुद्ध से मिली हुई हैं। मिष्टी भड़क उठी। मुझे अपने काम की सैलरी मिलती है। गाड़ी रोको रोको, अभी आपने मुझे धोखा दिया है। मिष्टी झटपटाने लगी। रमा ने कार रोक दी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मंजिल आ गई। मिष्टी ने गर्दन घुमाई, बाहर देखा। सामने मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखकर उसकी आंखें फैल गईं। तभी उसकी तरफ का दरवाजा खुला। बाहर अनिरुद्ध खड़ा उसे जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। मिष्टी को इस समय वो किसी दानव से कम नहीं लग रहा था। मिष्टी कार की सीट में समाकर गायब हो जाना चाहती थी। उसकी अनिरुद्ध से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। गेट आउट। उसकी गहरी आवाज़ बहुत ज़्यादा शांत थी। इतनी शांत कि मिष्टी को यह तूफान से पहले की शांति लग रही थी। गेट आउट। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर मिष्टी डर गई। तभी अनिरुद्ध ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल से एक सर्टिफिकेट मिष्टी की गोद में फेंका। ये मेरी कंपनी के पेपर्स हैं। मिष्टी की नज़र जब किंग ग्रुप पर गई, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। किंग ग्रुप, जिसकी ब्रांचेस पूरे देश में फैल चुकी थीं, किंग एंटरटेनमेंट भी उसी का हिस्सा थी। उसका मालिक अनिरुद्ध है। मिष्टी पेपर्स खोलकर देखने वाली थी जब अनिरुद्ध और डॉक्यूमेंट्स फेंकने लगा। ये मेरा बैंक अकाउंट और ये मेरा क्रेडिट कार्ड। एक मिनट। मिष्टी ने अनिरुद्ध को रोकना चाहा, पर अनिरुद्ध ने उस पर ध्यान न देकर अपना आईडी कार्ड उछाल दिया। ये मेरा आईडी कार्ड और ये तुम्हारा। अनिरुद्ध उसकी तरफ झुका तो मिष्टी उसकी गहरी आंखों में डूबकर सब कुछ भूल गई। अनिरुद्ध ने मिष्टी का हाथ पकड़कर बाहर खींचा। मिष्टी ने कार का दरवाजा कसकर पकड़ लिया। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अनिरुद्ध ने एक झटके से मिष्टी को गोद में उठा लिया। मिष्टी उसकी गिरफ्त से छूटने को मचलने लगी, पर अनिरुद्ध की पकड़ एकदम मजबूत थी। अचानक उसे अपनी उंगलियों पर कुछ ठंडा ठंडा लगा। मिष्टी ने देखा अनिरुद्ध ने उसकी रिंग फिगर में एक बेहद खूबसूरत डायमंड रिंग पहनाई है। मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। मिष्टी ने हैरान नजरों से उसे देखा। अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा अभी भी था, पर अब उसमें एक चमक भी थी, जैसे जिसकी उसे चाहत हो वो उसे मिलने वाला है। मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा। अनिरुद्ध ने मिष्टी को अपने करीब करते हुए कहा, मैंने अपने सारे फर्स्ट टाइम तुम्हारे नाम कर दिए। पहली बार किसी लड़की के गले लगना, पहली किस, और मेरा फर्स्ट टाइम। इतना सब लेने के बाद तुम मुझे धोखा देकर भाग जाना चाहती हो? मिष्टी एकदम लाल हो गई, पर अनिरुद्ध के सामने अपनी हार ना मानते हुए उसने आंखें बड़ी करके कहा, वो मेरा भी पहली बार था, इसलिए इसमें फ़ायदा तुम्हारा हुआ। तुम ऐसा क्यों जता रहे हो जैसे मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है? मैंने पहले ही कहा था कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक लड़की होगी और अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी, समझी तुम? अनिरुद्ध ने उससे भी ज़्यादा बड़ी आंखें दिखाई। इससे पहले मिष्टी विरोध करती, उसे अपने सामने कुछ चमकता हुआ दिखा। वो वही पेन नाइफ था जो उसकी गॉड मदर ने उसे गिफ्ट किया था। अनिरुद्ध ने नाइफ मिष्टी की गर्दन की तरफ बढ़ाया। सोच समझकर जवाब देना, मिस मिष्टी राठौर। अगर तुमने आज अभी मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मिष्टी के रोए खड़े हो गए। तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा, और यकीन मानो मरने के बाद भी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब बोलो, मुझसे शादी करोगी? अनिरुद्ध ने खतरनाक स्टाइल में कहा।
करूंगी करूंगी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। मिष्टी फटाक से बोल उठी और अपने मन में रोते हुए बुदबुदाई, ऐसे कौन प्रपोज करता है। मिष्टी की रोनी सूरत देखकर रमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मिष्टी और ज्यादा शर्मा गई। उसने आंसुओं भरी आंखों से अनिरुद्ध को देखा और मासूमियत से शिकायत की, कोई ऐसे प्रपोज करता है? मेरी कोई गलती भी नहीं थी। गलती थी, अगर फिर कभी तुम्हारे मन में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी आया तो मैं तुम्हें घर में बंद कर दूंगा। अनिरुद्ध ने पेन नाइफ हटा लिया और मिष्टी के आंसू साफ करने लगा। अनिरुद्ध की धमकी सुन मिष्टी एकदम चुप हो गई और उसे अपनी नम आंखों से घूरने लगी। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी नाक और गाल लाल हो गए थे। अनिरुद्ध का दिल बर्फ की तरह पिघल गया। वो झुका और मिष्टी को किस कर लिया। हूँ। रमा ने खांसने का नाटक किया। मिष्टी ने तुरंत अनिरुद्ध को दूर कर दिया। उसके गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए थे। अनिरुद्ध के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मिष्टी को नीचे उतारा और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। वो अब एक पल भी इंतजार नहीं करना चाहता था। रुको, मिष्टी ने उसका हाथ खींचा। अनिरुद्ध का ऑरा एकदम खतरनाक हो गया। उसने अपनी डेंजरस नजरें मिष्टी पर डाली। मिष्टी घबरा गई, फिर हिम्मत करके बोली, हम शादी करने जा रहे हैं, मुझे थोड़ा तैयार तो होने दो। अनिरुद्ध ने चैन की सांस ली। वो मुस्कुराया और मिष्टी को अपने करीब खींचकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर ध्यान से देखकर कहा, बहुत खूबसूरत है। मिष्टी ने शर्माकर उसके सीने पर मुक्का मारा। यह एक वंस इन ए लाइफ टाइम मूवमेंट है। हमारा फोटो शूट भी होगा, मुझे अच्छे से तैयार होना है। मिष्टी ने अपनी आंखों की तरफ इशारा किया। देखो, मेरी आंखें भी रो रो कर सूज गई हैं। अरुण ने देखा मिष्टी सही कह रही है। उसे गिल्टी फील हुआ। कल रात वो कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग हो गया था। ठीक है, पर कोई चालाकी मत करना, मिष्टी ने कहा और रमा के साथ चली गई। अब तो खुश होना, रमा ने मिष्टी की टांग खिंचाई करते हुए कहा। मिष्टी के होठों पर हंसी जा ही नहीं रही थी, पर रमा के सवाल पर वो अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल दिखाकर बेफिक्री से बोली, ओके ओके। क्या ओके ओके? तुम्हारा चेहरा साफ बयान कर रहा है तुम सातवें आसमान पर हो। तुम दोनों ही पागल हो, एक दूसरे को प्यार भी करते हो और इनकार भी। आधे घंटे बाद जब मिष्टी आई, अनिरुद्ध उसे देखता ही रह गया। मिष्टी खूबसूरत लाल रंग की साड़ी में लिपटी हुई थी। साड़ी में जगह जगह स्टोन्स लगे हुए थे जो सितारों की तरह जगमगा रहे थे। हाथों में भरी भरी लाल चूड़ियां, आंखों में गहरा काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक और माथे पर लाल बिंदी, खुले हुए करली बाल। मिष्टी भला की खूबसूरत लग रही थी। मिष्टी अनिरुद्ध के पास आकर खड़ी हो गई थी, पर अनिरुद्ध अभी भी उसे बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। मिष्टी मुस्कुरा उठी। उसने धीरे से अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। चलें? अनिरुद्ध ने मिष्टी का कोमल हाथ अपने हाथ में देखा और कसकर थाम लिया। दोनों अंदर गए। जब मजिस्ट्रेट ने मिष्टी को साइन करने को कहा, मिष्टी एक पल को नर्वस हो गई। वैसे उसने बहुत ऑटोग्राफ दिए थे, पर आज यह एक साइन सबसे कीमती था। मिष्टी ने बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर अपने साइन किए। उसके साइन करते ही अनिरुद्ध ने पेपर्स लेकर मजिस्ट्रेट को दे दिए। सारे प्रोसीजर होने के बाद मजिस्ट्रेट ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। मिष्टी का दिल जैसे शहद में डूब गया हो। मन में प्यार के मीठे जज्बात उमड़ रहे थे। मिष्टी की गुलाबी रंगत और होठों की मुस्कान देख अनिरुद्ध भी मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया। बाहर निकलते हुए मिष्टी अचंभित होकर बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी शादी हो गई। कहाँ सुबह वो अनिरुद्ध से भाग रही थी और अब वो दोनों पति पत्नी हैं। जिंदगी में कब क्या हो जाए किसने जाना है। क्यों, तुम्हें पछतावा हो रहा है? अनिरुद्ध ने मिष्टी को घूरा। अब की बार मिष्टी डरी नहीं, बल्कि मुस्कुराने लगी। पछताकर क्या फायदा, अब से तुम मेरे हस्बैंड और मैं तुम्हारी वाइफ। मिष्टी अनिरुद्ध से आगे निकलकर रमा के साथ चलने लगी। हस्बैंड वाइफ, अनिरुद्ध ने अपने मन में बार बार दोहराया और उसे लगा जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। वो मिष्टी के पीछे भागा। रमा अपनी कार से निकल गई। मिष्टी अनिरुद्ध के साथ आगे बैठी थी। आज अनिरुद्ध खुद ड्राइव कर रहा था। मिष्टी ने जब से मैरिज सर्टिफिकेट देखे थे, वो उन्हें अपने सीने से लगाए बार बार देखे जा रही थी। अनिरुद्ध ये सब देख रहा था कि वो बार बार देखे जा रही थी। अनिरुद्ध ये सब देख रहा था। उसने अपने बैंक बैलेंस सीट, कंपनियों के पेपर सब दिए, पर मिष्टी ने उन्हें पीछे वाली सीट पर डाल दिया और इस मैरिज सर्टिफिकेट को ऐसे देख रही है जैसे उसे दुनिया की सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। मिष्टी के गाल गुलाबी हो रखे थे और उसके होठों पर हंसी थी।
ये शादी करके वो बहुत दुखी नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत खुश लग रही थी। तो फिर वो उससे भाग क्यों रही थी? बहुत खुश लग रही हो। अनिरुद्ध भी उसे खुश देखकर खुश था। मिष्टी ने उसके सवाल का जवाब न देकर अपने पेट पर हाथ रखकर कहा, मुझे भूख लगी है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। क्या खाना है? मिष्टी ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा और खिलखिलाकर बोली, वो जो तुमने वेज नूडल्स बनाए थे ना, वो बहुत टेस्टी थे। मिष्टी अचानक उसकी कुकिंग की तारीफ करेगी, इसकी अनिरुद्ध को उम्मीद नहीं थी। अनिरुद्ध भी मुस्कुराने लगा, फिर कुछ याद करके सीरियस फेस बनाकर कहा, आज नहीं, फिर कभी। आज हमारी वेडिंग नाइट है। वेडिंग नाइट सुनकर मिष्टी के दिमाग में कल रात की यादें घूम गईं और उसके कान भी गर्म हो गए। उसे अपना चेहरा इतना गर्म लग रहा था जैसे अभी उसमें से धुआं निकल जाएगा। मिष्टी के टमाटर जैसे लाल गाल देखकर अनिरुद्ध समझ गया कि वो क्या सोच रही है। उसने अपना एक हाथ मिष्टी के हाथ पर रख दिया। खाने के बाद हम अपने नए घर में चलेंगे। नया घर? तुमने हमारे लिए नया घर भी ले लिया? मिष्टी ने हैरानी से पूछा। हाँ। एक बात पूछूं? मिष्टी ने अनिरुद्ध को गौर से देखते हुए कहा। बोलो। अगर मैं शादी के लिए ना मानती तो तुम क्या करते? अनिरुद्ध ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे ड्राइव करने लगा। डोंट टेल मी, तुम मुझे सच में मार देते? मिष्टी आंखें बड़ी करके बोली। तुम्हें क्या लगता है? अनिरुद्ध ने भौहें उचकाई। मर्डर इज क्राइम। मिष्टी हैरान थी। तुम्हारे साथ मैं खुद मरने को तैयार हूँ। अनिरुद्ध ने टेढ़ी मुस्कान दी। तुम सच में मुझे मार देते? मिष्टी की आंखें फैल गईं। अनिरुद्ध ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोला, मैंने यश से कहकर हमारा सारा सामान नए घर में शिफ्ट करवा दिया है। अब से हम वहीं रहेंगे। मिष्टी को लगा जैसे वो सपनों की दुनिया में हो, पर तुरंत वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गई जब उसे एहसास हुआ अनिरुद्ध उसका सवाल इग्नोर कर रहा है। तुम बात को घुमाओ मत। क्या तुम मुझे मार देते? मिष्टी ने उसका चेहरा ध्यान से देखते हुए वही सवाल किया। आई डोंट नो। अनिरुद्ध ने खुद से ही सवाल किया। क्या वो अपने हाथों से अपने प्यार को मार देता? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हम जिसे प्यार करते हैं उसे नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। वो सिर्फ रिस्क ले रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जानता था कि मिष्टी भी उससे प्यार करती है और उससे शादी करने को मान जाएगी। मिष्टी ने मुंह बना लिया, फिर कुछ सोचकर उसने पूछा, तुम्हारे पास मेरी आईडी कैसे आई? दादाजी ने दी। इस सवाल का जवाब आसान था, पर मिष्टी को झटका लग गया। क्या दादाजी ने मेरी आईडी तुम्हें दे दी? हो ही नहीं सकता। जरूर तुमने उन्हें झूठी कहानी सुनाई होगी। दादाजी को सब पता था। मुझे तुम्हारी आईडी क्यों चाहिए? अनिरुद्ध मुस्कुराया। ऐसा कैसे हो सकता है? मिष्टी का मुंह लटक गया, लेकिन जल्दी उसे यकीन भी हो गया। दादाजी जब देखो तब अनिरुद्ध की तारीफ करते रहते थे। हो सकता है वो अनिरुद्ध से मेरी शादी करवाना चाहते हों। अनिरुद्ध ने ट्रैफिक जाम में कार रोककर पीछे वाली सीट से फाइल उठाई और मिष्टी को पकड़ाकर कहा, इसे खोल कर देखो। मिष्टी ने फाइल खोली। इससे पहले उसने ध्यान से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा था। पहले पेपर्स किंग रेसिडेंट के थे। मिष्टी ने जब ऑनर में अपना नाम देखा तो वो हैरान रह गई। तुमने किंग रेसिडेंट मेरे नाम कर दिया। अगर मैं तुमसे शादी के लिए हाँ ना कहती तो? मिष्टी के एक्सप्रेशन देखकर अनिरुद्ध मुस्कुराया। मैंने तो बहुत पहले ही डिसाइड कर लिया था, शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। ट्रैफिक क्लियर हो चुका था। अनिरुद्ध ने कार स्टार्ट कर दी। मिष्टी का मन मोर की तरह नाच रहा था। उसने दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखे। ओनरशिप पेपर नए घर के थे। उसमें भी उसका नाम लिखा था। तुम इस घर की जॉइंट ओनर हो। अनिरुद्ध ने कहा। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी जगह की जॉइंट ओनर? तुम सच में पागल हो। अगर कोई गलत लड़की होती ना तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करके भाग जाती। वो तो अच्छा हुआ ये मैं हूँ। मिष्टी ने इतराकर अपने बालों को झटका दिया। अनिरुद्ध ने हाँ में सिर हिलाया। यू आर राइट। अच्छा है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। मिष्टी मुस्कुरा उठी। ये लड़का इतनी रोमांटिक बातें करना कब सीखा? शुरू में तो कितना खड़ूस था। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ। तुम्हारे पास कितना पैसा है और मैं तुम्हें अपना क्रेडिट कार्ड दे गई? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं। मिष्टी को अपनी बेवकूफ़ी पर ही हंसी आ रही थी। उसका पैसा तो अनिरुद्ध के लिए समुद्र की एक बूंद के समान था और उसकी तो वो अब तक की पूरी कमाई थी। घर आ चुका था। अनिरुद्ध ने कार रोकी और अपनी सीट बेल्ट खोली। वो मिष्टी की तरफ झुका। मिष्टी घबराकर पीछे हो गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अनिरुद्ध उसके और करीब आया, इतना कि उसकी गर्म सांसें
मिष्टी को अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। मिष्टी की धड़कन तेज हो गई। अनिरुद्ध के होंठ मिष्टी के होंठों के बहुत करीब थे। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी तमन्ना है। अनिरुद्ध ने मिष्टी की नीली आंखों को अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए कहा। जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा। अनिरुद्ध ने मिष्टी की सीट बेल्ट खोली और उसे अपने करीब खींच लिया। मिष्टी पीछे हुई, पर अब और जगह नहीं थी। मिष्टी ने अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश की। यू आर टू क्लोज। अनिरुद्ध ने पीछे होने की जगह मिष्टी को अपने और करीब कर लिया। तुम शर्मा क्यों रही हो? अनिरुद्ध ने मिष्टी के होठों पर हल्की सी किस देकर कहा। हम इससे भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। इससे भी ज्यादा? मिष्टी का चेहरा लाल हो गया। उसने अनिरुद्ध को फिर से दूर करने की कोशिश की, पर अनिरुद्ध ने उसका सिर पकड़कर किस करने लगा। मिष्टी के हाथ अनिरुद्ध के सीने पर थे। अनिरुद्ध की तेज धड़कन मिष्टी साफ महसूस कर पा रही थी। उनकी धड़कन जैसे एक हो गई थी। मिष्टी ने भी अनिरुद्ध का साथ देना शुरू कर दिया, जिससे अनिरुद्ध और ज्यादा वाइल्ड हो गया। अचानक मिष्टी ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। चेहरा लाल हो गया था। हम बाहर हैं, मिष्टी ने हल्की सी आवाज में कहा। उसकी अनिरुद्ध से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अनिरुद्ध मुस्कुराया और उसे ज्यादा न तंग करते हुए कार से निकल गया। मिष्टी ने नोटिस किया, आज अनिरुद्ध बहुत मुस्कुरा रहा है। इससे पहले उसका चेहरा हर समय एक्सप्रेशन लेस रहता था। इसका मतलब अनिरुद्ध ये शादी करके बहुत खुश है। मिष्टी मुस्कुरा दी। अनिरुद्ध ने उसकी तरफ का दरवाजा खोला। मिष्टी ने मैरिज सर्टिफिकेट संभाल कर अपने बैग में रखा और अनिरुद्ध के हाथ पर अपना नाजुक हाथ रख दिया। मिष्टी कैसे उनके मैरिज सर्टिफिकेट को संभाल कर रख रही है, यह देखकर अनिरुद्ध के चेहरे पर फिर मुस्कान छा गई। वो दोनों आगे बढ़े। मिष्टी ने देखा घर वाइट कलर का है, बहुत ही खूबसूरत। घर के चारों तरफ बहुत बड़ा गार्डन है, जिसमें बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। सब कुछ एकदम सपनों की दुनिया जैसा था। दरवाजे पर आकर अनिरुद्ध ने मिष्टी को बायोमेट्रिक लॉक के बारे में बताया। मिष्टी ने अपनी आंखें आगे की, जिससे लॉक खुल गया। मिष्टी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने दोबारा इसी तरह लॉक खोला और अनिरुद्ध का हाथ पकड़कर खिलखिलाई। अनिरुद्ध, ये तो बहुत कूल है। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर मिष्टी के बालों पर हाथ फेरा। चलो अंदर चलते हैं। मिष्टी ने हामी से हिलाया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, मिष्टी ने देखा घर में बहुत सारे लंबे कदकाठी के लड़के काम कर रहे थे। वो सभी अनिरुद्ध की टीम का हिस्सा थे। अनिरुद्ध की टीम का नाम था स्विफ्ट ईगल ग्रुप। विक्की ने अनिरुद्ध और मिष्टी को देखा। भैया भाभी आ गए, वो चिल्लाया, तो बाकी सभी भी अपना अपना काम छोड़कर आ गए। मिष्टी ने नोटिस किया वो लगभग 10 के करीब थे। वो सभी एक साथ चिल्लाए, वेलकम होम लेडी बॉस। उनकी तेज आवाज़ से मिष्टी कप कप आ गई, जो अनिरुद्ध ने महसूस कर ली। उसने ईगल ग्रुप को आंखें दिखाई। डोंट स्केयर हर। सभी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें नहीं समझ आया कि उनकी क्या गलती थी, इसलिए सभी फिर एक साथ तेज आवाज़ में बोले, सॉरी लेडी बॉस। अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन तूफानी हो गए। वो कुछ कहता है इससे पहले ही मिष्टी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनिरुद्ध भी मुस्कुरा दिया। पिछली बार जब हम भाभी से मिले थे, तब ये हमारी भाभी नहीं थी, पर आज हमारी भाभी बन ही गई। हाँ हाँ। बस आपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए? ऑफ कोर्स ले लिए होंगे। बॉस भाभी से कब से शादी करना चाहते थे। सभी शोरगुल कर रहे थे। मिष्टी को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। एक फैमिली फीलिंग आ रही थी। तुम्हें पता है इन्होंने मुझे कितना भगाया? मिष्टी ने अनिरुद्ध से शिकायत की। नहीं भाभी, ये तो यश का ऑर्डर था, विक्की बोला। हाँ, यश ने ही हमें ऑर्डर किया था। बॉस की वाइफ उन्हें छोड़कर भाग गई, दूसरे ने कहा। यश ने कहा था बॉस की वाइफ को पकड़कर लाना है, तीसरे ने कहा। सब एक से बढ़कर एक थे और सभी ने आरोप बेचारे यश पर लगा दिया। मिष्टी के गाल लाल हो गए। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा, जो खुद गुस्से में था। हालांकि उसके हल्के लाल कान इस बात को बयान कर रहे थे कि वो भी शर्मा गया था। यश, अनिरुद्ध गुस्से में चिल्लाया। यश जो अपनी गर्लफ्रेंड राधिका के साथ आया था और डोरबेल बजाने वाला था, उसे कुछ गड़बड़ लगी। तुम डोरबेल बजाओ। यश ने राधिका को आगे कर दिया। राधिका ने डोरबेल बजाई। विकी ने दरवाजा खोला। यश को देखते ही उसने सहानुभूति वाला चेहरा बना लिया। यश डरते हुए अंदर आया। बॉस, यश आ गया, अथर्व ने जोर से कहा।
अनिरुद्ध ने यश को खा जाने वाली नजरों से देखा। यश की कपकपी छूट गई। बॉस, मैंने क्या किया? क्या किया? तुमने नहीं कहा था कि बॉस की बीवी भाग गई? विकी ने यश को घूरा। सबने हाँ में हाँ मिलाई। खाने के बाद सारे बर्तन तुम साफ करोगे और उसके बाद 50 पुशअप्स। अनिरुद्ध के आर्डर से यश की रोनी सूरत बन गई और बाकी सब हंसने लगे। सही हुआ तेरे साथ, मजा आ गया। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यश ने सबको घूरा। तुम सब सिर्फ मुझसे जलते हो। सभी हंसने लगे। इट्स ओके यस बेबी, सिर्फ बर्तन ही तो धोने हैं। राधिका ने यश के कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दिया। यश का दिल बाग बाग हो गया। यू आर द बेस्ट। एक तुम ही हो जो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देती हो। उसने राधिका का हाथ पकड़ लिया। डोंट टेक इट रॉन्ग बेबी, मेरा मतलब था आई बिलीव यू। तुम ये काम कर लोगे। ऑल द बेस्ट। यश स्पीचलेस था। जल्दी ही खाना सर्व हो गया। यश और राधिका एक साथ बैठे थे, मिष्टी और अनिरुद्ध साथ। बाकी सब सिंगल थे। अब जब उसके दोस्तों ने उसे फंसा ही दिया था, उसका बदला लेने के लिए यश ने उन्हें जलाने का प्लान बनाया। उसने खाने का निवाला राधिका के मुंह के आगे किया। राधिका बेबी, मुंह खोलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। राधिका ने खुश होकर खा लिया। यू आर सो स्वीट बेबी, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। साले, थोड़ा तो लिहाज कर, हम सभी सिंगल हैं। अथर बोला। तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम में टैलेंट है तो तुम भी बना लो गर्लफ्रेंड। यश तुनक्कर बोला। मेरे यश को तंग मत करो। अगर हिम्मत है तो भैया भाभी से पंगा लो। राधिका भी यश का बचाव करते हुए बोली। सबकी नज़र मिष्टी और अनिरुद्ध पर टिक गई, क्योंकि मिष्टी बहुत भूखी थी। वो मुंह नीचा करके खाने में लगी हुई थी। अनिरुद्ध की नज़र मिष्टी पर ही थी। मिष्टी बहुत प्यारी लग रही थी। फाइनली तुम मेरी हो गई, मेरी बीवी। अनिरुद्ध को मिष्टी के सिवा कुछ न दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। उसने झुककर मिष्टी का गाल चूम लिया। सबकी आवाज़ें बंद हो गईं। सब आंखें फाड़े उन्हें देखने लगे। मिष्टी भी हैरान थी। हमें लगा था यश और राधिका ही हमें सताते हैं, पर बॉस तो उससे भी आगे निकले। दिस इज़ नॉट फेयर। इसी तरह हंसी मजाक के बीच सबने खाना खाया। उसके बाद अनिरुद्ध मिष्टी को घर दिखाने ले गया। सबसे पहले वो बेसमेंट में आए, जहाँ बीच में सोफा था, टेबल थी और वहाँ से दिखता था स्विमिंग पूल। मिष्टी दौड़कर बाहर निकली। इतने बड़े स्विमिंग पूल को देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो गई। उसे याद आया पिछले जन्म में राजवीर ने उसके लिए छोटा सा घर लिया था, जिसमें सिर्फ वो और एक मेड थी। 3 साल की शादी में राजवीर वहाँ एक दिन नहीं रुका। उसकी शादी से उसके मरने तक जैसे वो वहाँ कैद थी और राजवीर रहता था। मोना के साथ उसने मोना के लिए खूबसूरत घर बनवाया था। मिष्टी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार उसका राजवीर से पीछा छूट गया। आज उसका अपना कहने के लिए इतना खूबसूरत घर है और साथ में है उसे प्यार करने वाला उसका जीवन साथी। तभी अनिरुद्ध ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कैसा लगा घर? उसने धीरे से मिष्टी के कान में कहा। बुदबुदी हो रही है। मिष्टी ने अपने कान पर हाथ रख लिया और उसकी तरफ मुड़ गई। उसके चेहरे पर अलग ही नूर था। अच्छा लगा। अनिरुद्ध ने उसे करीब खींचते हुए वही सवाल दोहराया। बहुत सुंदर। आई लव इट। मिष्टी अनिरुद्ध के सीने से लग गई। अनिरुद्ध ने भी उसे कसकर बाहों में भर लिया। कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे को महसूस करने के बाद अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर कहा, एक सीक्रेट है, चलो। अनिरुद्ध बेसमेंट में रखी बुक सेल्फ के सामने गया। उसने एक बुक हटाई। उसके पीछे एक बटन था। अनिरुद्ध ने जैसे उसे दबाया, बुक सेल्फ गुफा की तरह 2 भागों में खुल गई। अंदर एक अंधेरा कमरा था। अनिरुद्ध ने लाइट ऑन की और बुक सेल्फ वापस बंद हो गई। मिष्टी ने देखा वो कमरा नहीं, लिफ्ट थी जो ऊपर जा रही थी। सो कूल, सीक्रेट पैकेज। हाँ। अनिरुद्ध ने लिफ्ट का बटन 3rd फ्लोर पर लगाया और मिष्टी को दीवार से लगाकर किस करने लगा। उसकी किस वाइल्ड और पैशनेट थी। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर खुल गई। अनिरुद्ध उसे इसी तरह किस करते हुए कमर से पकड़कर बाहर निकल गया और वो दोनों नर बिस्तर पर गिर पड़े। अनिरुद्ध के होंठ मिष्टी की लंबी गोरी गर्दन पर आ गए। मिष्टी का चेहरा लाल हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। मिष्टी के रिजेक्शन से अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वो उसके ऊपर आकर बोला, तुमसे किसने कहा था कि ड्रग्स लेकर मेरे सामने आने को? हाँ, तो और कोई रास्ता छोड़ा था तुमने? मैं जब नशे में थी तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश की थी, पर तुम मुझे छोड़कर चले गए। कहते हुए मिष्टी के गाल फूल गए और उसने मुंह फेर लिया।
अनिरुद्ध ने मिष्टी का चेहरा अपनी ओर किया और उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। मिष्टी चौंक गई। फिर उसे याद आया कि उस रात उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई उसे गोद में उठा रहा है। और सुबह पूरा घर साफ था और उसके कपड़े भी बदले हुए थे। बाल गीले थे जैसे किसी ने उसे शावर दिया हो। मतलब उस रात तुम थे जिसने मेरी केयर की थी? मिष्टी आंखें बड़ी करके बोली। और किसी को छूने देता तुम्हें? अनिरुद्ध ने मिष्टी को पजेसिव नजरों से देखा। उस समय मैं आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि मैं नशे की हालत में तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता था। आप सब भूल जाओ। आज से हमारी लाइफ की नई शुरुआत हुई है। वी आर मैरिड। अनिरुद्ध वापस उसे किस करने लगा। मिष्टी का मुंह फूल गया। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वो मुंह फेर कर लेट गई। अनिरुद्ध को हंसी आ गई। उसने मिष्टी को सीधा किया और उसके ऊपर आकर बोला, हमारी शादी हो गई। तुम ये 1000 बार बोल चुके हो। मिष्टी ने चिढ़कर कहा। हालांकि अंदर से वो भी बहुत खुश थी, पर वो चेहरे पर नहीं दिखा रही थी। उसे डर था कि अनिरुद्ध फिर चालू ना हो जाए। अगले दिन वो दोनों दादाजी से मिलने गए। जब वो अंदर दाखिल हुए, दादाजी किटी के साथ खेल रहे थे। मिष्टी और अनिरुद्ध को आता देख उन्होंने किटी को छोड़ दिया। दादाजी, मिष्टी दौड़कर अंदर आई और उनके गले लग गई। दादाजी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मिष्टी को ऊपर से नीचे तक देखा और मिष्टी से नाराज होकर कहा, कितनी कमजोर हो गई है मेरी मिष्टी। तुम इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। मिष्टी स्पीचलेस थी। अभी शादी को एक ही दिन तो हुआ था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध आगे आया और अपनी गलती मानकर कहा, सॉरी दादाजी, आप चिंता मत करिए। मैं मिष्टी का पूरा ध्यान रखूंगा। दादाजी अनिरुद्ध पर और गुस्सा करना चाहते थे, पर अब अनिरुद्ध ने अपनी गलती मान ली थी तो उनसे कुछ बोलते ना बना। सभी बैठ गए। दादाजी ने मिष्टी का हाथ पकड़कर उदास मुंह बनाकर कहा, अब तुम बड़ी हो गई हो तो अपने दादाजी को भूल ही गई। तुमने अपनी शादी के बारे में भी नहीं बताया। मैंने नहीं बताया, बल्कि आपको सब पता था और आपने मेरी आईडी अनिरुद्ध को दी थी। पर मुझे क्या मालूम था कि अनिरुद्ध इतना फास्ट निकलेगा। इसने तो शादी भी कर ली। अब मुझे पछतावा हो रहा है। ना कोई शादी का फंक्शन, ना अनाउंसमेंट। तुम्हारे माँ बाप नहीं है, लेकिन दादा तो है। और अनिरुद्ध, तुमने अपने नाना जी को बताया? यह सुनकर मिष्टी को भी उत्सुकता हुई। वो कभी अनिरुद्ध के नाना जी से नहीं मिली थी। मैंने अपने और मिष्टी के बारे में उन्हें बता रखा है, पर शादी का उन्हें नहीं पता। दादाजी ने अफसोस किया। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। अगर सबको पता चलेगा तो लोग मिष्टी के बारे में क्या सोचेंगे। अभी अभी उसका राजवीर से रिश्ता टूटा है और अभी तुमसे शादी। मिष्टी भी सोच में पड़ गई। उसे भी इसी बात की फिक्र थी। अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, दादाजी, आप इन सब बातों की फिक्र ना करें। मैंने सब सोच लिया है। मैं मिष्टी को हर खुशी दूंगा। शादी पूरे धूमधाम से होगी। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। पर अभी हमें यह शादी अनाउंस नहीं करनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। दादाजी ने हामी भरी। फिर बोले, अनिरुद्ध, तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। दादाजी उठकर आगे बढ़ गए। मिष्टी भी अनिरुद्ध के पीछे पीछे आने लगी। दादाजी मुड़े और मिष्टी को घूरा। तुम नहीं, सिर्फ अनिरुद्ध। मैं तो सिर्फ सुनना चाहती थी आप लोग क्या बात करोगे। मिष्टी से नीचा करके बुधाई। मैं तुम्हारे पति को गायब नहीं करने वाला। दादाजी अंदर चले गए। मिष्टी शर्मा गई। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अनिरुद्ध भी चला गया। मिष्टी की हालत देखकर शांता काकी मुस्कुराई। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, चलो। मिष्टी उनके साथ किचन में चली गई। अनिरुद्ध अंदर गया। दादाजी बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद अनिरुद्ध ने कहा, दादाजी, आपने कहा मिष्टी के माँ बाप नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या था? दादाजी चौंक गए। मैंने ऐसा कब कहा? अभी कहा था आपने। अनिरुद्ध उनके पास आकर बोला, मिष्टी राठौर परिवार की बेटी नहीं है। भले ही वो पूछ रहा था, पर उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। दादाजी चुप रहे, पर अनिरुद्ध समझ गया कि उनकी चुप्पी में ही उनकी सहमति है। मैंने सुना है मिष्टी ने तुम्हें अपना ताबीज दिया है। हाँ, पर उसके अंदर का सिक्का उस पर गोली धंस गई है। दादाजी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। और उसके अंदर जो था वो और कुछ नहीं था उसमें। खाने के समय कोई कुछ नहीं बोला। मिष्टी भी चुप रही। उसके बाद मिष्टी और अनिरुद्ध मिष्टी के गॉड पेरेंट्स के घर पहुंचे। मिनी और राजू उनकी शादी की खबर सुनकर चौंक उठे, लेकिन उन्हें भी अनिरुद्ध अच्छा लगा,
इसलिए किसी तरह से उन्होंने यह बात हजम की। मिनी ने सानू को फ़ोन करके घर बुलाया। जब सानू ने मिष्टी और अनिरुद्ध की शादी की खबर सुनी, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, इतना बड़ा कि उसमें अंडा भी घूम जाए। अभी कुछ दिन पहले तो ये दोनों लड़ रहे थे और आज शादी। अनिरुद्ध को परेशान करने के लिए सानू ने रेस्टोरेंट में जाने को कहा। ऑफ कोर्स अनिरुद्ध को कोई परेशानी नहीं थी। राजू ड्राइव कर रहा था, उसके बराबर में मिनी थी और पीछे अनिरुद्ध, मिष्टी और सानू बैठे थे। अनिरुद्ध को देखकर सानू ने लगभग रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतने चालाक निकलोगे। यह सब मेरी वजह से हुआ है ना। ना उस दिन मैं झगड़ा करता, ना तुम मुझे छुड़ाने आते और ना दीदी को तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए तुमसे शादी करनी पड़ती। अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। यह शब्द उसके लिए जले पर नमक की तरह थे। मिष्टी भी नाराज हो गई। उसने सानू के सिर पर टपली मारी। इडियट, मेरी बहुत लोगों ने मदद की है, इसका मतलब यह नहीं मैं सबसे शादी कर लूंगी। अनिरुद्ध से शादी मैंने अपनी इच्छा से की है। आई लव हिम। यह सुनकर अनिरुद्ध बहुत खुश हुआ। सॉरी जीजाजी, सानू ने मासूमियत से कहा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और अपनी महंगी रिस्ट वॉच निकालकर सानू को दे दी। मेरी तरफ से गिफ्ट। आखिर सानू के कारण ही उसकी भी गलतफहमी दूर हुई थी। सानू तो बस देखकर ही फुदक गया। थैंक यू जीजू, यू आर द बेस्ट। अच्छा बेटा, गिफ्ट मिलते ही तुम्हारी मस्केबाजी शुरू। मिष्टी ने सानू का कान खींचा। मम्मी पापा बचाओ, दीदी मुझे मार रही हैं। मिनी, सही है बेटा, तू इसी लायक है। सानू, इसी तरह हंसी मजाक के बीच सभी रेस्टोरेंट पहुंच गए। अनिरुद्ध ने मिष्टी के पेरेंट्स को मेनू कार्ड दिया, पर वो उन्होंने शर्म लिहाज के कारण ज़्यादा महंगी डिशेज ऑर्डर नहीं की। दूसरी ओर सानू ने एक से बढ़कर एक महंगी डिश ऑर्डर की। बदले में राजू ने उसे घूरा। खाने के बाद बैन भी आई। सानू कुछ देर को बाहर निकल गया। एक कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने कुछ आवाज़ें सुनी, जिसे सुनकर वो रुक गया। कोई 30 साल के करीब का आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। हाँ लड़की, मैंने देख ली मोना, पर वो ज़रा टेढ़ी खीर है। मुझे उसकी छोटी बहन सपना में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या है ना, वो सीधी सादी भोली भाली टाइप है। उससे शादी करके दो फायदे हैं। पहला, ओबराय खानदान से रिश्तेदारी और तपन ओबराय द मेयर का सपोर्ट। और दूसरा, मैं बाहर कितनी भी अय्याशी करूं, वो चुपचाप घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। यह बोलकर वो आदमी एक भद्दी सी हंसी हंसा। सानू की मुट्ठियां कस गईं। उसने तुरंत सपना को मैसेज करके बुलाया। अनिरुद्ध, मिनी और राजू वाइन पी रहे थे। मिष्टी ने नोटिस किया सानू बहुत देर से नहीं आया। वो उसे ढूंढने निकल गई। एक रूम के बाहर उसने सानू की आवाज़ सुनी। उसने देखा सानू की गर्लफ्रेंड सपना उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। उसके सामने दो आदमी खड़े हैं। ये गवार है कौन? पंकज गुस्से में चिल्लाया। देखिए, आप तमीज़ से बात कीजिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सपना बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर सानू का अपमान होता भी नहीं देख सकती थी। बॉयफ्रेंड? ये बंदर! सुना तुमने धीरज? अब ओबराय खानदान की लड़कियों के ये दिन आ गए। इस सड़क छाप को अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। पंकज ने खिल्ली उड़ाई। उसका भाई धीरज भी उसका साथ देने लगा। तभी पीछे से एक खनकती हुई आवाज़ आई। सही कहा तुमने, किसी की शकल पर ही लिखा होता है कि वो सड़क छाप मवाली हैं। सिर्फ सूट बूट पहनने से कोई साहब नहीं बन जाता। सभी ने पीछे देखा। वाइन कलर के गाउन में खड़ी खूबसूरत मिष्टी को देखकर एक पल को सब मंत्रमुग्ध हो गए। पंकज का ध्यान अब सपना से हटकर इस कमाल की खूबसूरत बला पर टिक गया। दांत चमकाते हुए वो मिष्टी के पास गया। मिष्टी जी, नाम की तरह बेहद मीठी हैं आप। पंकज की गंदी नज़रों को महसूस कर मिष्टी का दिमाग खराब हो गया। उससे भी बुरा हाल था सानू का। उसका खून खौल उठा। उसने पंकज के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। कमीने, मेरी बहन की तरफ देखा भी तो तेरी आंखें नोच लूंगा। सानू, छोड़ दो उसे। सपना घबराकर सानू को पीछे खींचने लगी, लेकिन अब तक पंकज की ईगो भी बुरी तरह हर्ट हो चुका था। उसने भी एक जोरदार मुक्का सानू को जड़ा। दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। पंकज सानू पर भारी पड़ रहा था। मिष्टी ने सानू को अपने पीछे खींचकर पंकज को पीछे धक्का दिया। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? बदतमीजी अभी देखी कहाँ है तुमने? पंकज अपने होठों के किनारे से खून पोंछकर हंसा। उसने मिष्टी का चेहरा ऊपर करके धीमी आवाज में कहा, तुम चाहो तो हम ये मैटर अकेले में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ मैं और तुम। समझ रही हो ना? तड़ाक! जवाब में पंकज को एक जोरदार कंटाप मिला।
तुम इसी के लायक हो। मिष्टी ने सानू का हाथ पकड़ा। चलो सानू। पंकज ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें अजीब तरह से फैल गई थीं। तुम में से कोई कहीं नहीं जाएगा, वो किटकिटाकर बोला और पीछे से मिष्टी के बाल पकड़ने की कोशिश की। मिष्टी बड़ी चपलता से साइड हो गई। साथ ही उसने एक जोरदार किक पंकज के पेट में मारी। यू बीच। पंकज ने बौखलाकर मिष्टी पर मुक्का घुमाया। मिष्टी पीछे हो गई, पर तभी उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिसके कारण पंकज का मुक्का मिष्टी के कंधे पर लगा। मिष्टी का चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। भैया। सपना की आवाज़ सुनकर पंकज और धीरज का ध्यान भी तपन पर गया और वो दोनों सहम कर पीछे हट गए। तुमने मुझे धक्का दिया। मिष्टी ने गुस्से में तपन को देखा। तपन ने पीछे देखा। मिष्टी ने भी उसकी निगाहों का पीछा किया। वहां मोना खड़ी थी। मिष्टी सब समझ गई। मोना तपन के पीछे छिपकर बोली, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसके भाव ऐसे थे जैसे चोट उसे लगी हो। वो एक ऐसी इंसान थी जो भोलेपन का नकाब ओढ़कर किसी को जिंदा दफन कर सकती थी, और मिष्टी ये बात अच्छे से समझती थी। तपन आगे आया और मिष्टी के कंधे पर हाथ रखकर फिक्र भरी आवाज में कहा, तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? मिष्टी उसे धक्का देने वाली थी। इससे पहले सुरक्षा कवच की तरह अनिरुद्ध वहां आ गया और तपन को धकेल दिया। तपन लड़खड़ा गया। उसे छूने की सोचना भी मत। अनिरुद्ध की आंखें गुस्से में लाल हो रखी थीं। तपन की आंखों में अनेक भाव आकर चले गए, जिसे उसने अपनी आंखों में ही छिपा लिया। अनिरुद्ध मिष्टी की तरफ मुड़ा। उसका दर्द से मुरझाया चेहरा देखकर अनिरुद्ध को बहुत दुख हुआ। आई एम ओके, डोंट वरी। मिष्टी मुस्कुराई। वैसे मानना पड़ेगा मिस मिष्टी, आपको कुछ तो बात है आप में। वहाँ मेरा जिगरी दोस्त आपके गम में देवदास बना हुआ है, और यहाँ उसका छोटा भाई भी आपके पीछे दीवाना है। तपन ने तंज कसा। मिष्टी ने देखा। यह सुनकर मोना उसे लाल आंखों से घूर रही थी। उसकी मुट्ठियां कसी हुई थीं। दूसरों को ताना मारने से पहले अपने परिवार को संभाल लो तो ज्यादा बेहतर होगा। एक मेयर की बहन को इतनी ओछी हरकत शोभा नहीं देती। अनिरुद्ध ने भी कटाक्ष किया, जिससे तपन की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो जानता था गलती उसकी बहन की थी। उसने खुद देखा था मोना को धक्का मारते हुए। वो अपनी बहन मोना को बचपन से जानता था। मोना एक चालबाज लड़की थी। तुम दोनों का रिश्ता क्या है? मोना बोल पड़ी। जिस तरह अनिरुद्ध बार बार मिष्टी को बचा लेता था, मोना को उन दोनों पर शक था। अनिरुद्ध, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। जो लड़की अपने मंगेतर को छोड़कर तुम्हें अपना सकती है, वो तुम्हें छोड़कर किसी और को भी अपना सकती है। फिर तुम भी तड़पोगे राज की तरह। मोना मिष्टी को जहरीली नजरों से घूर कर बोली, हमारा रिश्ता जानने से पहले तुम क्यों नहीं बता देती? तुम्हारा क्या रिश्ता है राजवीर से? मिष्टी आगे आई। मोना की बोलती बंद हो गई, पर तुरंत ही वो संभल गई। हम दोस्त से कुछ ज्यादा, लवर से कुछ कम। मिष्टी मुस्कुराई। एक बार फिर मोना की बोलती बंद हो गई। चलो अनिरुद्ध। मिष्टी ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ा। एक मिनट। अनिरुद्ध ने मिष्टी से अपना हाथ छुड़ाया और पंकज के सामने आकर उसका हाथ मरोड़ दिया। कट की आवाज हुई और पंकज चीखने लगा, मेरा हाथ, मेरा हाथ। अनु ने तपन की ओर देखा। अपने आदमियों को संभाल कर रख, नहीं तो अगला नंबर तेरा होगा। तपन अपमान की आग में जल उठा। देखते हैं कब तक तेरी अकड़ रहती है। मिष्टी की भौहें तन गईं। उसे महसूस हुआ तपन की बातों में कोई मतलब है। पिछले जन्म में अनिरुद्ध को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मौत की सजा हुई। जरूर इसमें तपन की बहुत लंबी प्लानिंग है, जिसे उसने राजवीर के साथ मिलकर अंजाम दिया। क्योंकि अनिरुद्ध एक सच्चा देशभक्त है, उसका गलत कामों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मिष्टी ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार उसे अनिरुद्ध को बचाना ही होगा। ये अकड़ नहीं, फौलादी जिगरा है, जो तेरे जैसे घटिया आदमी के सामने कभी नहीं झुकेगा। अनिरुद्ध ने तपन की आंखों में आंखें डालकर कहा, और मिष्टी का हाथ पकड़कर ले गया। सानू और सपना भी उनके पीछे पीछे चल दिए। झुकेगा, जरूर झुकेगा, क्योंकि तेरा प्यार तेरी कमजोरी है। एक बार वो कमजोरी मेरी मुट्ठी में आ गई, तब तू घुटने टेकेगा। तपन ने शैतानी मुस्कान दी। अनिरुद्ध मिष्टी का हाथ पकड़कर कोने में ले गया। उसने मिष्टी के ड्रेस की स्ट्रैप हटाई। वहां नील पड़ गया था। अनिरुद्ध को बहुत गुस्सा आया। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वो फिर पंकज को मारने के इरादे से जाने लगा। अनिरुद्ध, मिष्टी ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने ऑलरेडी उसका हाथ तोड़ दिया। अब छोड़ो उसे, और ये चोट जल्द ठीक हो जाएगी। अब इतना दर्द भी नहीं हो रहा। अनिरुद्ध ने मिष्टी को गले लगा लिया। डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तुम भी ना, दवाई लगाकर ठीक हो जाएगा।
डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। अनिरुद्ध उसे डांटने वाला था कि मिष्टी ने उसके गाल पर किस कर लिया। अनिरुद्ध फ्रीज हो गया, जैसे किसी ने पुश बटन दबा दिया हो। मिष्टी खिलखिलाई और अनिरुद्ध को खींच कर ले गई। मिनी और राजू नशे में टुलते। मिनी 100 किलो की महिला थी और राजू 80 किलो का। सानू उन दोनों को अकेले नहीं संभाल सकता था, इसलिए राजू को अनिरुद्ध ने कंधे पर उठा लिया। मैं इन्हें कार में बिठाता हूँ, तुम दोनों आंटी को ले जाओ। सानू तो आंखें फाड़े अनिरुद्ध को देखता रह गया। मतलब 80 किलो का आदमी अनिरुद्ध ने आटे की बोरी की तरह कंधे पर टांग कर ले गया। जीजा जी से कभी पंगा नहीं लेना, सानू ने मन में कहा। सानू और मिष्टी मिनी को सहारा देकर कार तक ले आए। रास्ते में मिष्टी ने कार रोकने को कहा। सामने मेडिकल है, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। तुम रुको, मैं लाता हूँ। अनिरुद्ध ने मिष्टी को रोका। मिष्टी ने मना कर दिया और खुद ही चली गई। मेडिकल पर आकर उसने दवाई के साथ एंटी प्रेगनेंसी पिल भी खरीद ली। अभी तक वो अपने जुड़वा बच्चों की दर्दनाक मौत के गम से उभर नहीं पाई थी। उसे डर था कहीं फिर उसके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। फिर अभी उनकी शादी भी अनाउंस नहीं हुई थी। वो दादाजी को और परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मिष्टी दवाई लेकर वापस आई, अनिरुद्ध उसे अजीब नजरों से देख रहा था। मिष्टी का दिल कांप गया। कहीं अनिरुद्ध को पता तो नहीं चल गया। नहीं मिष्टी, ज्यादा मत सोच। सबको घर छोड़ने के बाद अब अनिरुद्ध और मिष्टी अकेले थे। दोनों चुप थे। जब मिष्टी का फोन बजा, उसने देखा दादाजी का था। हेलो दादाजी, घर कब आ रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मिष्टी ने माथा पीट लिया। वो तो भूल ही गई थी। दरअसल दादाजी ने ऑर्डर दिया था, जब तक शादी अनाउंस नहीं हो जाती तब तक उन दोनों को अलग रहना होगा, जो इन सदियों के बाद मिले प्रेमियों के लिए बेहद मुश्किल था। दादाजी आप सो जाइए, कितनी रात हो गई है। जब तक तुम घर नहीं आ जाती मैं नहीं सोने वाला। दादाजी ने फोन काट दिया। मिष्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा। दादाजी तुम्हारे भले के लिए सब कर रहे हैं। और तुम? मैं वापस घर चला जाऊंगा, पर तुम्हें दवाई लगाने के बाद। तुम्हारी मर्जी, पर दादाजी की डांट तुम सुनना। ओके। मिष्टी ने डोरबेल बजाई। दादाजी ने मैगजीन रखी। समय देखा 10:30। उन्होंने दरवाजा खोला। अगर मैं फोन नहीं करता तो तुम घर नहीं आने वाली थी। दादाजी ने मिष्टी को डांटा और उनकी नजर मिष्टी के पीछे खड़े अनिरुद्ध पर गई। उनकी बहुएं तन गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिष्टी को चोट लगी है, मैं दवाई लगाकर चला जाऊंगा। क्या? कहाँ चोट लगी है? दादाजी घबरा गए। मिष्टी, दादाजी आप टेंशन मत लो, हल्की सी चोट है। अच्छा ठीक है, पर तुम ज्यादा देर मत लगाना। दादाजी ने अनिरुद्ध को हिदायत दी और चले गए। मिष्टी ने चैन की सांस ली। अनिरुद्ध मिष्टी का हाथ पकड़कर ऊपर ले गया। मिष्टी के कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और मिष्टी को किस करने लगा। मिष्टी भी उसे किस कर रही थी, पर कुछ ही देर में उसे लगा अनिरुद्ध गुस्सा है। मिष्टी उसे धक्का देने लगी। देर बाद अनिरुद्ध ने उसे छोड़ा और गहरी आवाज में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मिष्टी एकदम से उदास हो गई। कब जाना है? कल सुबह। अनिरुद्ध ने मिष्टी के नर्म होठों पर अंगूठा घुमाया। उसके बाद हम मेरे नाना जी से मिलने जाएंगे। अनिरुद्ध ने मिष्टी को बेड पर बिठाया और दवाई लेकर आया। उसने मिष्टी की ड्रेस नीचे करी और दवाई लगाने लगा। मिष्टी का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। आउच! धीरे, दर्द हो रहा है। अनिरुद्ध ने हल्के हल्के मसाज की, जब तक दवाई पूरी तरह लग गई। मिष्टी को ऐसे देखकर उसकी सांसें तेज होने लगीं। उसकी नजरों की तपिश महसूस कर मिष्टी ने जल्दी से अपनी ड्रेस ठीक की और अनिरुद्ध को डांटा, तुम ज्यादा सपने मत देखो, ये घर साउंड प्रूफ नहीं है, तो तुम आवाज कम करना। अनिरुद्ध उसके ऊपर झुका। मिष्टी के गाल लाल हो गए। अभी दादाजी आकर तुम्हें पीटेंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। पीटने दो। अनिरुद्ध मुस्कुराया। मिष्टी के गाल फूल गए। ज्यादा बदमाशी मत करो, अभी नहीं। ठीक है, पर एक किस तो दो, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। मिष्टी ने जल्दी से अनिरुद्ध के गाल पर किस कर दिया। अब खुश? अनिरुद्ध ने भौहें उचकाई और मिष्टी का सिर पकड़कर उसके होठों पर जबरदस्ती किस करके कहा, अब खुश? मिष्टी, ये सब फिर कभी। अभी जाओ जल्दी, नहीं तो दादाजी ऊपर आ जाएंगे। मिष्टी ने अनिरुद्ध को अपने ऊपर से उठाया। फिर कभी कब? अनिरुद्ध ने बच्चे की तरह डिमांड की। मिष्टी ने अपना सिर पकड़ लिया। जब तुम वापस आओगे तब। अभी निकलो, गुड नाइट। मिष्टी ने अनिरुद्ध को दरवाजे से बाहर धकेला। पक्का? हाँ हाँ पक्का। मिष्टी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया।
और राहत की सांस ली। उधर अनिरुद्ध मुस्कुराने लगा। वो नीचे गया तो वाकई दादाजी लिविंग रूम में थे। मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट दादाजी। मैंने बहुत भरोसा करके मिष्टी को तुम्हें सौंपा है, यह भरोसा कभी मत तोड़ना, दादाजी ने सीरियस होकर कहा। मिष्टी मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी है, उस पर मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है, अनिरुद्ध ने भी सीरियस होकर कहा। दादाजी ने संतुष्टि दिखाई। अगली सुबह अनिरुद्ध शहर से बाहर जा चुका था। उस दिन मिष्टी दादाजी के पास ही रुकी, उनके साथ चेस खेला, मस्ती की। अनिरुद्ध से शादी के बाद मिष्टी के दिल में अलग ही सुकून था। अगले दिन उसे मिस्टर पराशर से मिलना था। मिष्टी उनकी कंपनी की स्पोक पर्सन थी। मिष्टी ऑफिस में बैठी थी जब मिस्टर पराशर अंदर आए। वो 50 की उम्र के एक सज्जन व्यक्ति थे। एड की डील साइन करने के बाद मिस्टर पराशर ने मिष्टी को एक पार्टी में अपने साथ चलने को इनवाइट किया। मिष्टी सच्चाई, उसने पहले रमा से फ़ोन पर बात की। चली जाओ, मिस्टर पराशर अच्छे इंसान हैं। रमा का जवाब सुनकर मिष्टी ने उन्हें हाँ कर दिया। मिष्टी अभी किंग रेसिडेंट के अपार्टमेंट में रह रही थी। रमा ने उनके लिए ड्रेस भेज दी। मिष्टी तैयार हो गई। ये एक लाइट ब्लू और डार्क ब्लू शेड की मरमेड ड्रेस थी जो मिष्टी के ब्यूटीफुल कर्व्स को और निखार रही थी। मिष्टी ने बालों को हल्का कर्ल किया, लाइट मेकअप और ब्लू सैंडल। मिस्टर पराशर के साथ वो हॉल में दाखिल हुई। ये एक ऑप्शन इवेंट था। मिस्टर पराशर वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। मिष्टी को उनके साथ कंफर्टेबल महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ राजवीर आया, मोना के साथ। मोना ने लगभग अपना सारा वजन राजवीर पर डाल रखा था। वो किसी बेल की तरह उसके हाथ से लिपटी हुई थी। मीडिया उनकी तस्वीरें ले रही थी। मोना ने भी मिष्टी को देख लिया था। उसने राजवीर के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी निगाहें सर्द थीं। मिष्टी ने मुंह फेर लिया। मिष्टी, मैं अभी आता हूँ। ओके, मिस्टर पराशर अपने एक दोस्त के पास चले गए। मिष्टी आगे बढ़ने लगी कि पीछे से मोना आ गई। वाट ए कोइंसिडेंट, मैं यहाँ राज के साथ आई हूँ, तुम किसके साथ आई हो? मिष्टी ने आंखें बंद कर लीं। इसे हमेशा मुझसे पंगा लेना होता है, जैसे मुझसे पंगा लिए बिना इसकी सांस अटक जाएगी। मिष्टी मनी मन बुदबुदाई और एक झूठी मुस्कान बिखेरते हुए उसकी तरफ मुड़ी। यस, वाट ए कोइंसिडेंट, हम जिसे नहीं देखना चाहते वो दिख जाता है। मोना ने उसकी बात न समझने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है इस ऑक्शन में एक खूबसूरत नेकलेस है। मिड समर हर्ट, राज मुझे वही देने वाला है ना राज? उसने राज की तरफ देखा। राजवीर ने एक ठंडा हाँ करा और मिष्टी को ताना मारा। क्या हुआ? मेरे भाई का दिल भर गया तुमसे? छोड़ दिया उसने तुम्हें? तुम्हें जवाब देने की मैं ज़रूरत नहीं समझती, मिष्टी ने सर्द आवाज में कहा। तभी मिस्टर पराशर वापस आ गए। उन्होंने राजवीर को टोस्ट दिया। मिस्टर राजवीर, आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जितना सोचा था आप उससे भी ज़्यादा यंग है। ओह, तो ये तुम्हारा नया शिकार है। राजवीर ने मिष्टी को टेढ़ी मुस्कान दी। मिस्टर पराशर एम्बेरेंस हो गए। आप गलत समझ रहे हैं। ये तो मेरी कंपनी की स्पोक पर्सन है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी मिष्टी की बराबर की बेटी है। अब तुम इतना गिर गई हो कि एक बीवी बच्चे वाले मर्द को भी नहीं छोड़ा। राजवीर एक पर एक जहरीले बाण छोड़ रहा था। मिष्टी की मुठ्ठियां कस गईं, पर वो जानती थी वो अपने करियर की शुरुआत में है और राजवीर बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो उसके सामने कुछ नहीं है। मिष्टी का अपमान होता देख मोना को बड़ा आनंद आ रहा था। वहीं मिस्टर पराशर चाह कर भी मिष्टी की मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजवीर से दुश्मनी उन्हें महंगी पड़ती। यू नो वाट, सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। जैसे तुम खुद हो वैसा दूसरों को समझते हो। मिष्टी का जवाब सुनकर राजवीर उसके करीब आकर धीरे से बोला, तुमने मुझे समझा ही कहाँ है? मुझे समझना भी नहीं है। मिष्टी पीछे हो गई, पर राजवीर ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। मोना को अब जलन होने लगी। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, लीव माई हैंड। मिष्टी ने गुस्से में राजवीर को घूरा। तमाशा तो तुमने बनाया है मेरा। राजवीर ने और जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर राजवीर, एक अकेली लड़की को परेशान करते हुए अच्छे नहीं लगते। एक सेक्सी और चार्मिंग आवाज आई। दोनों ने उधर देखा। सामने एक चार्मिंग बंदा खड़ा था। उसके होठों पर हमेशा रहने वाली उसकी सिग्नेचर स्माइल थी। जब वो मुस्कुराता था तो उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। ये था आर्यन जिंदल, राजवीर की टक्का का बिजनेसमैन। राजवीर की आंखें छोटी हो गईं।
उसने मिष्टी को घूरा। मतलब क्या? करती क्या हो तुम? आस्को की लाइन लगी है तुम्हारे लिए। आर्यन एक प्ले बॉय था जिसकी हर रोज नई गर्लफ्रेंड होती थी, पर वो सभी सामने से आती थी। आर्यन खुद बहुत एटीट्यूड वाला बंदा था। वो किसी के मामले में नहीं पड़ता था और आज मिष्टी को देखकर बीच में फुदक रहा है। यह सोच सोच कर राजवीर का भेजा खराब हो रहा था। अब लड़की इतनी खूबसूरत हो तो आशिक तो होंगे ही, पर ब्यूटी से इतना रूट नहीं होना चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए धीरे से मिष्टी का हाथ राजवीर से छुड़ा लिया। मिष्टी ने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद व्यक्त किया। आर्यन ने आंखों ही आंखों में इट्स ओके कहा। राजवीर उन दोनों को देखकर गुर्राते हुए चला गया। ऑफ कोर्स उसकी पूंछ मोना उसके पीछे भागी। आज मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगी? आई एम आर्यन जिंदल। आर्यन अपना हाथ आगे बढ़ाया। मिष्टी अरोड़ा। मिष्टी ने हाथ मिलाया। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू, पर मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं मिस्टर परासर के साथ आई हूँ। मैंने इनसे बात कर ली है। क्यों मिस्टर परासर? आर्यन ने उनकी तरफ देखा। हाँ मिष्टी, तुम जाओ। मिष्टी ने ओके कहा। ऑक्शन शुरू होने वाला था। सभी अपनी सीट पर बैठने लगे थे। राजवीर और आर्यन, क्योंकि वीआईपी गेस्ट थे, उनकी सीट फ्रंट रो में थी। आर्यन मिष्टी के लेफ्ट साइड बैठा था और उसके लेफ्ट में थी मोना और फिर राजवीर। मोना बार बार मिष्टी को एक नज़र देख लेती, पर मिष्टी ने उन दोनों को बिल्कुल इग्नोर कर रखा था। ऑक्शन शुरू हुआ। सबसे पहले छोटी मोटी चीज़ें थीं। ये एक चैरिटी ऑक्शन था जिसका पैसा अनाथालय में जाना था, इसलिए सब कुछ ना कुछ ले रहे थे। राजवीर ने भी एक एस्ट्रे खरीद ली थी। 5वें नंबर की जो चीज़ आई वो थी धमाकेदार, जिसने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। डिस्प्ले पर एक बेहद शानदार डायमंड नेकलेस था, सेफावेयर रूबी जड़ित। यहाँ तक कि मिष्टी भी उसे देखती रह गई। वैसे तो उसके पास अनगिनत ज्वेलरी थी, पर वो एक नायाब चीज थी। मिष्टी को याद आया पिछले जन्म में मोना हर समय इस नेकलेस को पहने रहती थी। अब उसे समझ आया क्यों, क्योंकि यह नेकलेस राजवीर का गिफ्ट था। तो दोस्तों, यह है इस महफिल की जान, मिडसमर हर्ट, जिसने बनाया है मिस्टर आर्यन की मदर लिली जिंदल ने, जो ज्वेलरी डिजाइनिंग की दुनिया में लीजेंड है। इसकी बिड शुरू होगी 2 करोड़ से। आर्यन की नज़र जब से मिष्टी पर ही थी। मिष्टी की आंखों में चमक देखकर उसने कहा, तुम्हें पसंद आया? इतनी नायाब खूबसूरती किसे पसंद नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आई लाइक इट। मिष्टी ने नेकलेस को देखते हुए ही जवाब दिया। बोली लगनी शुरू हुई। एक ही बार में कीमत दुगनी होकर 4 करोड़ हो गई थी। 5 करोड़, मोना ने बोली लगाई। 6 करोड़, एक बिजनेसमैन ने बोली लगाई। मोना का इससे ज्यादा बजट नहीं था, पर यह नेकलेस उसे हर कीमत पर चाहिए था। उसने राजवीर का हाथ खींचा। राजवीर ने बोर्ड उठाया। 10 करोड़। मोना मुस्कुरा उठी। सभी लोगों ने हार मान ली। मिस्टर राजवीर ने 10 करोड़ की बोली लगाई है। 10 करोड़ एक, 10 करोड़ 2, 15 करोड़। यह बोली थी आर्यन की, जिसे सुनकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। तुम इसके लिए इतना पैसा देने को तैयार हो? राजवीर गुर्राया। पैसे से ब्यूटी के चेहरे पर स्माइल आ सकती है, तो क्यों नहीं? आर्यन मुस्कुराया। तुम जानते हो वो कौन है? मेरी एक्स फियांसे। राजवीर ने उसे घूरा। एक्स फियांसे ना? मतलब अब वो सिंगल? तो तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? आर्यन का मुंह बन गया। राजवीर का जबड़ा कस गया। राज, जस्ट लीव इट, मोना ने समझदार बनते हुए कहा। पर राजवीर नहीं माना। उसने फिर बोली लगाई। 16 करोड़। 20 करोड़। अब की बार ये खनकती मीठी आवाज मिष्टी की थी, जिसने फिर सबको चौंका दिया। आर्यन खुद हैरान था। राजवीर के एक्सप्रेशन तो बहुत बुरे थे। इतना पैसा कहाँ से लाओगी? मेरे पति से, ऑफ कोर्स, मिष्टी ने मन में कहा। फिर राजवीर की तरफ देखकर बोली, मैं खुद दूंगी, तुमसे नहीं मांग रही। तुम्हें यह नेकलेस इतना पसंद आया? अब की बार राजवीर को शांत था। हाँ, 30 करोड़। राजवीर ने बोली लगाई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मतलब 2 करोड़ का नेकलेस 30 करोड़ का? मिष्टी ने उठकर तालियां बजाई। वाओ, सो रोमांटिक। मिस्टर राजवीर वाकई अपनी प्रेमिका मिस मोना से बहुत प्यार करते हैं। मैं हार मानती हूँ। 30 करोड़ एक, 30 करोड़ 2, 30 करोड़ 3। कांग्रेचुलेसन मिस्टर राजवीर, मिड समर हट आपका हुआ, ऑक्शनर ने अनाउंस किया। पर राजवीर के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, गम के बादल छा गए। तुमने ये जानबूझकर किया ना? मोना उछल पड़ी।
मैंने क्या जानबूझकर किया? मिष्टी ने बेहद मासूमियत से पलकें झपकाई। तुम्हारे पास इतने पैसे थे ही नहीं। तुम सिर्फ नेकलेस की कीमत बढ़ाना चाहती थी, जिससे राजवीर को नुकसान हो। मोना गुस्से में बोली। मिस मोना इज सो इंटेलिजेंट। अच्छा हुआ राजवीर ने 30 करोड़ की बिट लगा दी, नहीं तो मैं फंस ही जाती। मिष्टी ने गहरी सांस ली। मोना और ज्यादा चिढ़ गई। तुम बहुत चालाक हो। तारीफ के लिए शुक्रिया। मिष्टी ने नजाकत से अदब किया। आर्यन हंसने लगा। यू आर सो इंटरेस्टिंग। मोना पैर पटक कर रह गई। इसके बाद छोटे मोटे आइटम की ऑक्शन शुरू हुई। मिष्टी बाथरूम चली गई। जब उसने निकलने के लिए दरवाज़ा खोलना चाहा, दरवाज़ा नहीं खुला। मिष्टी ने जोर लगाया पर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। कोई है बाहर? मैं अंदर हूँ, प्लीज़ खोलो। मिष्टी को किसी के हाई हील सैंडल की टकटक वाली आवाज़ आई और फिर शांति छा गई। मिष्टी डोर हैंडल पर पैर रखकर ऊपर चढ़ी और दरवाजे के ऊपर से बाहर देखा। दरवाजे की कुंडी पर किसी ने डंडी अटका दी थी। तभी एक लंबी सी लड़की अंदर आई। वो फ़ोन पर बात कर रही थी। हेल्प मी, दरवाज़ा खोलो। मिर्ची की आवाज़ सुनकर उस लड़की ने ऊपर देखा और फिर दरवाजे पर लगी डंडी को उसने दरवाज़ा खोल दिया। मिर्ची ने बाहर निकलकर उसे धन्यवाद किया। वो 20 मिनट से अंदर फंसी हुई थी। उसे पूरा यकीन था कि यह हरकत मोना की थी। जब वो बाथरूम से बाहर कॉरिडोर में आई, वहाँ राजवीर खड़ा था, दीवार से टिककर सिगार पीते हुए। उसने सिगार को नीचे फेंककर अपने जूतों तले मसल दिया और मिर्ची के सामने खड़ा हो गया। मिर्ची साइड से निकलकर जाने लगी तो राजवीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। मिर्ची का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। पहले मोना फिर राजवीर, दोनों ने उसका जीना मुश्किल कर रखा था। तुम्हें एक बात कितनी बार कहनी पड़ेगी? मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, तो मेरे सामने मत आया करो। राजवीर ने एक रेड बॉक्स मिष्टी के हाथ में थमा दिया। टेक इट। मिष्टी ने उसे पकड़ा भी नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये मिडसमर हर्ट है। तुम्हें पसंद था ना? मिष्टी पहले तो हैरान रह गई, फिर गुस्से में बोली, मुझे तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए। मुझे जाने दो। अगर अनुरोध देता तो ले लेती। उसमें ऐसा क्या है? ना उसके पास स्टेटस है, ना कोई चार्म। राजवीर जलते हुए बोला। तुम अनिरुद्ध से खुद का कंपैरिजन कर रहे हो? सुनना चाहते हो मुझे अनिरुद्ध में और तुम में क्या फ़र्क दिखता है? तो सुनो, मैं अनिरुद्ध से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी की होकर रहूँगी। राजवीर गुस्से में कांप उठा। वो मिष्टी को खींचकर सामने बने एक गेस्ट रूम में ले जाने लगा। मिष्टी झटपटाने लगी पर राजवीर उससे ज़्यादा ताकतवर था। राजवीर ने गेस्ट रूम में आकर मिष्टी को दीवार से लगा दिया और उसे किस करने की कोशिश की। मिष्टी का मन घृणा से भर उठा। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और राजवीर के किक मारने की कोशिश की, पर राजवीर इस बार तैयार था। वो पहले ही मिष्टी से धोखा खा चुका था। इस बार उसने किक लगने से पहले ही मिष्टी के पैर अपने पैरों से दबा दिए। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। प्यार करती हो ना अनिरुद्ध से? तो यह भी पता होगा अनिरुद्ध पारंपरिक विचारों का है। अगर मैंने तुम्हें छू लिया, फिर वो तुम्हें अपनाएगा? राजवीर मिष्टी की गर्दन पर किस करने लगा। मिष्टी कांप उठी। सो सेंसिटिव। राजवीर मुस्कुराया और मिष्टी के बाइट करने लगा। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए। वो पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर राजवीर पर अलग ही पागलपन सवार था। छोड़ दो मुझे। राजवीर ने मिष्टी की ड्रेस फाड़ दी। मिष्टी की आंखें सुर्ख लाल हो गईं। तभी उसे याद आया, इंसान के गले पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जहां से उसे बेहोश किया जा सकता है। राजवीर मिष्टी को किस करने में इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया। मिष्टी का हाथ उसकी गिरफ्त से कब छूट गया। मिष्टी ने पूरी ताकत से राजवीर के गले पर वार किया। राजवीर इसके लिए तैयार नहीं था। उसे लगा उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मिष्टी जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसी समय दरवाज़ा खुला और आर्यन अंदर आया। दरअसल वो मिष्टी को ढूंढते हुए यहाँ आया था। मिष्टी को इस हालत में देखकर वो भी चौंक गया। बिखरे बाल, लाल आंखें, फटी हुई ड्रेस। उसके साथ हुए अपराध को बयान कर रहे थे, पर मिष्टी को गुस्से में कुछ नहीं दिख रहा था। वो राजवीर की तरफ बढ़ी और उसे पागलों की तरह किक मारने लगी। मिष्टी ने अपना पैर उठाया और राजवीर के पैरों के बीच मारने वाली थी कि आर्यन ने उसे पीछे खींच लिया। शांत हो जाओ, चलो यहाँ से। अपने काम से काम रखो। मिष्टी ने आर्यन को धक्का मार दिया। आर्यन गिरते गिरते बचा। उसने फिर मिष्टी को पीछे से पकड़ा और समझाने की कोशिश की। मिष्टी, लिसन टू मी। हमें यहाँ से जाना होगा।
अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो नुकसान राजवीर का नहीं, तुम्हारा होगा। अपने करियर के बारे में सोचो। मिष्टी फाइनली रुक गई। उसने एक आखिरी बार राजवीर के पेट पर लात मारी और बाहर निकल गई। आर्यन उसके पीछे भागा। उसने अपना कोट उतारकर मिष्टी को देकर कहा, इसे पहन लो। मिष्टी का दिमाग सुन्न हो चुका था। वो सीधा चलती जा रही थी। आर्यन ने खुद उसे अपने कोट से ढक दिया। मिष्टी उसे उतारने वाली थी कि आर्यन ने उसका हाथ रोक लिया। समझदारी से काम लो। तुम्हारी ड्रेस फट गई है। किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं एक्ट्रेस हूँ तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। मिष्टी चिल्ला उठी। आर्यन सहम कर चुप हो गया। मिष्टी बाहर पार्किंग में आ चुकी थी। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ प्लीज, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। आई प्रॉमिस। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊँगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम पीछे बैठ जाना, मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर तुम्हें घर छोड़ दूँगा। ओके? देखो, मना मत करो। इतनी रात में तुम अकेली टैक्सी से सेफ नहीं हो। मिष्टी ने हाँ कह दिया। आर्यन तुरंत अपनी कार लाया। मिष्टी पीछे बैठ गई। पूरे रास्ते खामोशी थी। आर्यन के लिए पहला एक्सपीरियंस था। उसे भी मिष्टी के लिए बुरा लग रहा था। कुछ देर पहले जो लड़की चंचलता से भरी थी, अब इतनी खामोश, डरी सहमी हुई थी। मिष्टी ने एक कॉल लगाया। अनिरुद्ध उस समय जरूरी मीटिंग में था, पर फिर भी मिष्टी का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। इतनी जल्दी मुझे मिस करने लगी? अनिरुद्ध की आवाज़ सुनते ही मिष्टी खुद को रोक न सकी और रोने लगी। अनिरुद्ध घबराकर खड़ा हो गया। मिष्टी, तुम ठीक हो? मैं अभी घर आ रहा हूँ। मिष्टी ने फ़ोन रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आर्यन ने सब देखकर चौंक गया। यह नहीं था कि मिष्टी रोना नहीं चाहती थी। यह बहुत स्ट्रांग थी। बस उसके साथ उसका सोलमेट नहीं था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उधर मीटिंग हॉल में सभी शेयर होल्डर अनिरुद्ध को जाता देख हैरान थे। पर बॉस तो बॉस हैं। अनिरुद्ध उसी समय घर के लिए निकल गया। उसने रमा को फ़ोन करके मिस्ट्री के पास रहने को कहा। अनिरुद्ध को एक एक पल भारी लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि कोई जादू हो और वो तुरंत मिस्ट्री के पास पहुंच जाए। मिस्ट्री, आई एम कमिंग। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।